हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार टीचर एग्जाम के लिए लेकर आए हैं और आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो बिहार स्पेशल के हैं और जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो साइंस का भी रिवीजन हो जाएगा। देखेंगे आप आज की क्लास में देखेंगे कि आपको फुल मैराथन क्लास मिलने वाली है और ये मैराथन क्लास आपके 150 क्वेश्चन लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 150 तो हम करेंगे, लेकिन इसके बाद जो इसके व्याख्या है क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन में हो सके व्याख्या भी कंप्लीट करवाई जाएगी। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आज की क्लास से यकीन मानिए कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यकीन मानिए अब यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट और बीपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक में आज के करवाएंगे, जहां से बार बार बीपीएससी एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और ये फुल मैराथन क्लास है। अगर आप मैराथन क्लास में शुरू से अंत तक देखते हैं तो जरूर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ के भी क्वेश्चन है, लेकिन हम मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। मैथ के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे और इसमें जो है आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वो हैं, मतलब वे क्या होते हैं? वर्टिब्रे, कार्पस, कार्टिलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और ऊतक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखेंगे जो है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन बनाते हैं और लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ये मादा क्यूलेक्स से इसको अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है आधा स्तर की सतह के समकोण पर, आधा स्तर के एक कोण पर, आधा स्तर की सतह के समानांतर या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो मादा एनाफिलीज होती है ये इससे मादा को क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि आधा स्तर के साथ एक कोण पर ये बैठती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है। जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे इससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है। कौन सा है? आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो मानव शरीर की मांसपेशियां होती हैं इनके बारे में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यहाँ पे बताना है क्या ये सही है। तो मांसपेशियां जो होती हैं क्या केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं? गलत। मांसपेशियां हड्डियों को भी धक्का देती हैं और जो आपके शरीर में कोशिकाएं होती हैं सभी को ये संचालित करती हैं। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, एकदम सही। मसल्स जो होती हैं मांसपेशियां सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये कथन भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का नहीं देती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मानव शरीर की मांसपेशियां त्वचा के नीचे होती हैं। संपूर्ण मानव शरीर में 500 अधिक पेशियां होती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, ये बताना है। यह जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा एक तरह से आपका, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो यह जो है प्रतिबिंब आपका काला चमक वाला एक घोड़ा होगा, ठीक है। जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब कम चमक वाला और होगा, याद रखेंगे प्रतिबिंब जो है कम चमक वाला होगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, मतलब जो ध्वनि की तीक्ष्णता है ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, फिर है आपका ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो ध्वनि का वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, इसी के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। ये इसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है, यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारतम्य भी कम होता है। और ये सभी क्वेश्चन अभी आप जो है साइंस से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे होंगे। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक तरह से आप पेपर दे रहे हैं, ये यकीन मानिए कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर दे रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे में आपकी ये कंप्लीट क्लास होगी और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसता है, और ये बीपीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। आप चाहे तो सर्च देख लीजिएगा, 68 बीपीएससी के क्वेश्चन है, 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाहें अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी अपने प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बार बार अपने अदर्स एग्जाम में पूछती है, ये यकीन मानिए। अगर बीपीएससी घटना चक्र आप ले लीजिए और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो प्रीवियस मतलब पहले एक बार एग्जाम हो चुका है टीआरई 3 का, उसके क्वेश्चन में से देखिए तो 70% क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखेंगे ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर एक तरह से करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर दिलाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोडायोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण की बात करेंगे, ये डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है फोटोवोल्टिक सेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेरिंग जो होता है इसका स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है और यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे ये इसलिए पीछे खींचता है क्योंकि संवेग परिवर्तन की जो दर है उसको कम की जा सकती है। द्रव्यमान गुणे वेग, जब हम जो द्रव्यमान है अगर उसको थोड़ा संवेग जो होता है द्रव्यमान अगर कम कर देंगे तो मतलब द्रव्यमान जो होता है ना वो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में मदद करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग का जो सूत्र होता है याद रखिएगा, ये सूत्र याद कर लीजिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे अल्फा किरण, जो अल्फा किरण होती है ये एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? जो केंद्राभिमुखी बल होता है
ये किसके लिए जिम्मेदार है ये बताना है। अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्राभिमुखी बल किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये किस लिए मतलब जिम्मेदार होता है। तो वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, वस्तु जो होती है नहीं, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए स्वतंत्र होती है। तो बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, और इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। मतलब ऊर्जा के परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है और ये किस में शामिल होता है ये बताना है। तो गति ऊर्जा से उष्म ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, जब गतिज ऊर्जा से उष्म ऊर्जा प्राप्त होती है तो वहां पे घर्षण बल शामिल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, आपने देखा होगा ऐसे ट्रेन होती है, ठीक है। और ये जब पटरी पर चलती है, जब ये पटरियों पर चलती है तो क्या होता है कि इसके यहाँ पे जब ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा गतिज ऊर्जा में होती है, और जब इस पे घर्षण उत्पन्न होता है तो हीट पैदा होती है। जब आप नाइट के समय में देखेंगे, रात के समय में, तो जब ये ब्रेक लगाते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, इसी से चिंगारी निकलती है। जब यहाँ पे ये पहले गतिमान होती है और जब इस पे ब्रेक लगाते हैं घर्षण पैदा होता है तो इस पे हीट एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किधर की ओर झुक जाएंगे, तो ये बाएं ओर झुक जाएंगे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर आप जब होता है कि जब तेज रफ्तार से हम लोग जाते हैं, अगर कोई वस्तु मतलब बस अगर दाईं ओर मुड़ेगी तो यात्री बाएं ओर, और अगर बस बाएं ओर मुड़ेगी तो यात्री दाएं ओर घूम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। अन्य वाद्यों या अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। वह यह मतलब दोनों को समायोजित करने की कोशिश करता है कि जो अन्य वाद्य यंत्र है उनकी आवृत्ति के साथ जो सितार की स्ट्रिंग अर्थात सितार की जो डोरी होती है उसकी आवृत्ति को मैनेज ठीक करने की कोशिश करता है। ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, तो ये मिट्टी का तेल का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में आपके आते हैं एल्युमिनियम Al2O3 और जेडियन जिंक ऑक्साइड, मतलब JdNO और Al2O3। ये जो है धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं और इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कौन सी गैस करती है। ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त में से कोई नहीं है। याद रखिए इनमें से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ये सभी जो गैसें हैं CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2S, मीथेन CH4, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं। तो सभी गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन। CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से इससे क्वेश्चन आया था BPSC TRE 3 में। BPSC TRE 3 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इसलिए आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 920। क्वेश्चन नंबर 20 है HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये कहलाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल इसको कहा जाता है। जहां पे भी लास्ट में आपका COOH लिखा होगा वो ऑक्जेलिक एसिड के श्रेणी में आता है, ठीक है। HOOC COOH को ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ये द्विकार्बोक्जिलिक अम्ल है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में यह प्रायः पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी भी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, उनमें से एक में अशुद्ध जल है, मतलब अशुद्ध जल है, और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल और क्षार, तो अम्ल की बात करेंगे किसमें? तो अम्ल जो होते हैं अनिल, ठीक है। एक तरह से ये देख लीजिए, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। किसमें लाल लिटमस हो जाएगा? अम्ल में हो जाएगा। और छलनी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ट्रिक होती है। और छलनी की बात करेंगे तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पे अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्षारीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है, और इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, ये पूछ रहा है। लाल लिटमस नीला हो जाएगा क्षार में, ध्यान दीजिए। लाल लिटमस, छलनी जो है, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पे लाल लिटमस नीला होगा क्षार में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? आप अनिल और छलनी 2 चीज याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरके के समान होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो विनेगर होता है, सिरका होता है, एसिटिक अम्ल की गंध भी सिरके के समान होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पेपर जो होता है, इसका रंग क्यों नहीं बदलती? जो शुष्क HCl गैस होती है ये क्यों नहीं बदलती? HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो नहीं, ये गलत है। फिर सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, ये भी गलत है। जो ये होती है शुष्क HCl, ये कोई H3+ आयन, O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं इसमें। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो इसमें हाइड्रोनियम आयन जिसे बोलते हैं H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी रंग नहीं बदलता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। विषम का पता लगाइए। इनमें से मतलब सबसे विषम कौन सा है? फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब अलग कोई नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसलिए नहीं, क्यों नहीं, मतलब इसमें कोई अलग है क्योंकि फल का पकना रासायनिक है, सीमेंट की सेटिंग भी रासायनिक है, और कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, इस वजह से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, और उनके पास समान डिग्री कठोरता है, नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे की संरचना नियमित रूप से चतुष्फल की होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय जालक के रूप में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे समान क्रिस्टल नहीं होती, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हीरे में चतुष्फल की संरचना होती है, क्रिस्टल संरचना होती है, याद रखेंगे। और जबकि ग्रेफाइट की जो संरचना है ये षटकोणीय जालक की रूप सतह के रूप में होती है, और यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है, जो कांच को आसानी से काट देता है। जबकि ग्रेफाइट राख के रंग का, जो ग्रेफाइट होता है ये राख के रंग का मूल्यांकन रेवदार ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण ही
रंध्र जो है, जो छिद्र होते हैं, खुलते और बंद होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश से लाल और नीले, रेड प्लस ब्लू कलर के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, पर्णवृंत। फिर आधार के पास शाखाओं से मोटा, आधार के पास शाखाओं से मोटा कठोर तना, ये पेड़ से होता है। फिर कठोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसे हम लता बोलेंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सा मेल सही नहीं है? तो आधार के पास जो शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है, ये पेड़ होता है, ये इसका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं, याद रखेंगे। एक बार फिर से देख सकते हैं, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता उसे हम लताएं बोलते हैं, एकदम सही होती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिर्फ बी ऑप्शन इसमें गलत था। पर्णवृंत जो होते हैं ये पत्ती को तने से जोड़ता है। झाड़ी की बात करेंगे तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना होता है। फिर लता की बात करेंगे, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। अगला है 29 क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है, क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है ये। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की अनुपस्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसे बताना है। तो जो आपका डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो होती है, इसके कारण यह एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और आप देख सकते हैं ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये हम लोग स्किप करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। अभी आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो ये हम जो है स्किप करेंगे। और इसके आगे ये सभी अभी मैथ के क्वेश्चन, जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है ये हम बाद में इनको लगाएंगे। ठीक है, 42 से स्टार्ट करते हैं। 42 से अभी 43 तक तो आपके रीजनिंग के 41 नंबर क्वेश्चन तक रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे। अब इसके आगे 42 नंबर से फिर आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय निकाय, ग्राम पंचायत स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक पंचायत समिति जो होती है ये ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पंचायती समिति जो एक पंचायत की समिति होती है, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। और अनुच्छेद 243 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसे ब्लॉक स्तर बोलते हैं, और जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। 243C के तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में बंद कराने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न 243, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में किसे भी स्थापित किया गया था, ये बताना है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को जो है इसमें स्थापित किया गया था समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापित किया गया, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और इसका गठन तब किया गया था जब भारत सरकार ने महसूस किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 1952 में बनाया गया था और वित्त की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सका। याद रखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम से पिछली बार पूछा गया था, तो पिछली बार प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये 1952 में इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन है 44 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये
फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता, यहाँ पे देख लीजिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बताना है। ठीक है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये बताना है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का? जो 73वें संविधान संशोधन है इसमें 1992 के द्वारा स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रण किया गया था। तो याद रखेंगे स्थानीय स्तर पर ये किया गया था इसका विकेंद्रण। एक बार आप देख लीजिए। तो इसमें निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रण किया गया था, पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रण किया गया था, न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रण नहीं हुआ था और प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रण किया गया था। तो याद रखेंगे निर्णय लेने की शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का, इन तीनों का यहाँ पे विकेंद्रीकरण किया गया था। कौन कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। एक बार देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और जिसमें पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था बनाने की शक्ति तथा कुछ प्रशासनिक शक्तियां पंचायत स्तर पर प्रदान की गई थी। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो इन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, तो एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। फिर है अब सीधे चुने हुए, ये सीधे चुने हुए नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य ये होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में उल्लेख है और अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा अन्य सदस्यों का जो चुनाव है विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। अगला प्रश्न है 49। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम प्रणाली भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है, वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है और अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिक प्रदान करता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो चुनाव लड़ने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 51। वर्ष 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी, ये बताना है। तो बिहार में कितने प्रतिशत पर सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई?
4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? जो अधिकतम कर की बात करेंगे, ये उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग में जो है किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतम कर उद्योग की बात करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर कुछ बताया नहीं गया, लेकिन अगर बीपीएससी में घटना चक्र की बात करें तो घटना चक्र में अधिकतम कर उद्योग की बात करेंगे ये पूर्णिया जिले को माना था। लेकिन उपयुक्त विकल्पों का आधार बताते हुए बिहार लोक सेवा ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया था, तो ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आ जाता है तो आप पूर्णिया को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 53। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है और यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है ये बताना है। जो 2015 में 1062 था, 1062 से बढ़कर के ये 1090 हो गया है, 1090 हो गया है बिहार का लिंगानुपात। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है? इसमें जीएसडीपी की वृद्धि दर टोटल कितनी रही है? 2.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है, बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ये सभी कथन यहाँ पे सही हैं और इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, पहला ऑप्शन है इसमें अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ठीक है। फिर है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार निर्माण। तो इसके जो है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा करना और रोजगार निर्माण करना एसईजेड का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है पहला ऑप्शन जो था वो भी सही है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ये कथन भी सही है। तो इसके तीनों कथन सही है, याद रखेंगे 1, 2, 3 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसमें कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत प्रणाली द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था ये बताना है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस शामिल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी शामिल था और बफर स्टॉक का रखरखाव। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी शामिल है, सार्वजनिक प्रणाली वितरण प्रणाली ये भी शामिल है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, एस राघवन समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो एस राघवन समिति है, इसने जो है राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। धूसर क्रांति, जिसे ग्रे रिवोल्यूशन कहते हैं, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति और लाल क्रांति, इन सभी को जो है आपस में मतलब सुमेलित करना है। गुलाबी क्रांति आप सभी को पता है, और इसमें रजत क्रांति, फिर है आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है आपका हो जाएगा, रजत क्रांति में हो जाएगा अंडे उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, लाल क्रांति आपका टमाटर और मांस उत्पादन से हो जाएगा। फिर है आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे ये प्याज का उत्पादन, और धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। धूसर क्रांति इसी को ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति भी कहते हैं, और इसका संबंध उर्वरक या फर्टिलाइजर से हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, ए का 4 बी का 1,
C3D2 बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। धूसर क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज का उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार कभी सुमेलित करने के लिए पूछ लेते हैं, कभी पूछ लेते हैं कौन कौन से सुमेलित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो याद रखेंगे ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये मानव संसाधन विकास पर 8वीं पंचवर्षीय योजना थी और ये मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इसका समय था 1992 से लेकर 1997 तक। बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? ये सबसे अधिक कर्नाटक ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य ने अप्रैल से सितंबर के बीच में 2022 में उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? कौन से बजट में यह बताना है। यूनियन बजट 1993-94, यूनियन बजट 1991-92, यूनियन बजट 1992-93, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यूनियन बजट 1992 से 1993 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता या साहित्य? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में से कौन कौन से इसमें शामिल थे, यह बताना है। तो इसमें जो है विकास शामिल नहीं था, आधुनिकीकरण भी शामिल नहीं था, आत्मनिर्भरता भी शामिल नहीं था, यह साहित्य भी शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर को उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन। जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1951 में शुरू की गई। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती थी। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया और पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं ये निम्नलिखित हैं। आर्थिक समृद्धि एवं विकास करना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता, समानता व न्याय, सुरक्षा व शांति, ये इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? जो गरीबी पॉवर्टी लाइन है इसको कौन डिफाइन करता है, ये बताना है। गरीबी रेखा को NSSO निर्धारित करता है, याद रखेंगे NSSO। ठीक है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नामक संगठन सर्वेक्षण करता है और यह संगठन भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का व्यापार संतुलन जिसमें माल और सेवाएं हैं दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है। दिसंबर 2022 के लिए अनंतिम था माइनस में 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। याद रखेंगे 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध किया था। याद रखेंगे चौकीदारी जो कर था इसका विरोध किया था इन लोगों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यह उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया।
वर्ष 1937 में जब श्री कृष्ण ने पहला कांग्रेस मंत्रालय बनाया तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की। उनके मंत्रालय ने वायसराय पर दबाव बनाने के लिए 15 फरवरी 1938 को इस्तीफा दे दिया और वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया था। 68 नंबर प्रश्न है, इसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? रविंद्र पाठक, बतक मियां, हामिद अंसारी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बतक मियां। बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में एक बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी नीलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी आए थे और इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बतक मियां को जहर मिला दूध का गिलास देने को कहा था। बतक मियां ने दूध का गिलास देते हुए गांधी जी और राजेंद्र के कानों में यह बात बता दी। गांधी जी की जान तो बच गई लेकिन बतक मियां को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 69 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन जो चल रहा था इसके दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, अगस्त 1920 में, ठीक है। और उस समय जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की और दिसंबर में, देखिए बिहार में दिसंबर में 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने के से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए? ये किसके द्वारा अपनाए गए थे ये बताना है। होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बंगाल विभाजन शामिल था। बंगाल विभाजन के तरीकों से के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के लिए फहराया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल मूवमेंट या प्रजामंडल आंदोलन इसका नाम था, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और लगभग 150 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप सभी को ये कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करवा देंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या भी उस क्वेश्चन की करवा दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गलत है। वर्ष 1921 में नहीं गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये एकदम सही है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। फिर गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये कथन भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74, अबुल कलाम आजाद, ये 74 नंबर क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल हिलाल जो पत्रिका है ये अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा शुरू की गई थी। मौलाना जफर अली खान के द्वारा कामरेड पत्रिका, जो कामरेड पत्रिका है द कामरेड, जफर अली के द्वारा लिखी गई थी, जफर अली के द्वारा लिखी गई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ रूप से चित्रित करने का खंडन करके,
भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। ये तो एकदम सही है। इसमें सभी कथन सही हैं लगभग, ठीक है। तो ये पहला इसमें सही नहीं है। लगभग ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आग्रह करके, ये कथन भी सही है। इसमें सही कथन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। तो आंदोलनों में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। फिर है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। और इसमें फिर तीसरा है आपका, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये इसमें कौन कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें जो है एक बार देख लीजिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। ये जो है, आंदोलन में केवल उच्च और जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। जो भी आंदोलन हुआ था उसमें सभी जातियों ने मिलकर के भाग लिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये गलत है। दोनों कथन ये गलत हो जाएंगे, लेकिन ये जो तीसरा कथन है ये सही है। जो हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे देकर वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। तीसरा कथन सही है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 and 2 ओनली, केवल 1 और 2 इसमें गलत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहां और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, उपयुक्त में से एक सही या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे ये थे बाबा रामचंद्र, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये एक सन्यासी जो फिजी के एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, और ये थे बाबा रामचंद्र। और ये ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1932 में। अगला प्रश्न है 79, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा की थी, याद रखेंगे, ये ऑप्शन राइट जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। और उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया। 80 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में की गई थी। और स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटें जीती थी। और पार्टी का कार्यक्रम सरकार के काम में बाधा डालना था, और वे देश विरोधी प्रत्येक नीति पर गतिरोध पैदा करना चाहते थे। 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर आक्रमण करके दिया गया तो वह बिहार को, मतलब बंगाल पर आक्रमण करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? वो थे शेर खान। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेर खान की बात करेंगे, शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसने बंगाल पर आक्रमण का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 82 नंबर प्रश्न है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 83 नंबर, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की जा रही है, और फिर है सर ह्यूगो, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो याद रखेंगे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन देख लीजिए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। आप याद रखेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर की बात करेंगे तो यह है पादरी की हवेली। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, और इसकी जो स्थापना है 1713 में होती है। 1713 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? पटना, मुंगेर, भागलपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था भागलपुर में। ठीक है, अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 87, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको जो है मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार में मगध के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लगभग ये 1000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, तो भारत याद रखेंगे यहाँ पे 9000 वर्ष पूर्व गलत, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोहे के प्रयोग की शुरुआत का नया प्रमाण प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार 42 ईसा पूर्व माना गया है, लेकिन अगर इसके पहले की बात करेंगे तो बहुत जगह 1000 ईसा पूर्व मतलब उत्तर वैदिक काल में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था और इसकी मरम्मत किसके द्वारा करवाई गई? रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो रुद्रदामन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ देखेंगे, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है ये गुप्त कला में बनी मूर्तियां हैं। याद रखेंगे गुप्त कला से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? मुख्य जो विरोधी हैं इनका सही उल्लेख नहीं किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, एकदम सही है। ठीक है, ये तो सही है, मतलब ये सही है आपका। ठीक है, फिर है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी सही है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये गलत है। तो याद रखेंगे ये हेमचंद्र और अकबर के बीच हुआ था। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू था और इसके अकबर के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे ये आपको गलत है। यहाँ पे उपयुक्त में से एक सदी के उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया? मुकद्दम या चौधरी जो पद है इसका जो इस्तेमाल है ये गांव के सरपंच के लिए किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए बनाया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा लिखा गया था। तबकात ए अकबरी, और तबकात ए अकबरी की बात करेंगे तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता
के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय जो थे, कृष्णदेवराय प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जो है तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। इनका शासनकाल था 1509 से 1529 तक और इन्होंने नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज्य राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक आमुक्त माल्यदा बहुत प्रसिद्ध है। 95 नंबर प्रश्न है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? पटना महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 96, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ, इसी को सिरिल रेडक्लिफ बोलते हैं। तो सिरिल रेडक्लिफ ने भारत में और पाकिस्तान के लिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? महालवाड़ी बंदोबस्त जो प्रणाली है इसकी शुरुआत हार्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया? तो ये आपका पवनार महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इन्हीं को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को ही माना जाता है और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह किसको कहा जाता है? तो द्वितीय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। 99 नंबर प्रश्न है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था? ये बताना है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखेंगे इनके द्वारा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 जुलाई 1918 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई और जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है और कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी नेताओं जैसे तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस ने अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उदारवादियों में मोंटफोर्ड घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला प्रश्न है 100 नंबर, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? जो कैबिनेट मिशन था ये किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सही है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, फिर पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। तो याद रखेंगे इसमें केवल जो है आपके 2 सही हैं, ठीक है। केवल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है केवल 2 सही है। जैसे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, जिसने कुल 3 सदस्य सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख ए.बी. अलेक्जेंडर ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखेंगे इसमें जो है केवल 2 ऑप्शन सही है, याद रखेंगे कौन कौन से। तो इसमें पहला सही है और इसमें जो है दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 101, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? पहला जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये बिहार के किस स्थान पर बनाया गया?
ये कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दरभंगा जिले के कदीराबाद के तालाब पर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट चालू हो गया है और इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली भी जनरेट हो रही है। 102 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की प्रति व्यक्ति जो आय है ये सबसे कम है? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जो आपका शिवहर जिला है, शिवहर जिले की जो आय है सबसे कम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, अर्थात वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो इसमें बिहार राज्य का स्कोर रहा है 100 में से 52। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 में से 52 रहा है 2020-21 की नीति आयोग के एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है 104 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है टूर्नामेंट 2022 में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है 105, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में शामिल किया गया है, याद रखेंगे। अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पान, माखन और अर्थात मछली मिथिला की 3 प्रतिष्ठित पहचान है, ठीक है, और ये सभी जो है इनको जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। भागलपुरी जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है, कतरनी चावल को प्राप्त है, मगही पत्ते पान को प्राप्त है, शाही लीची, मिसिलाओ खाजा और मधुबनी चित्रकला, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया है? नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, फिर लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे इसमें जो है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ष 2022 में बिहार के किसी भी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला के बारे में गलत सूचना उपलब्ध कराई गई थी। तो याद रखेंगे 2022 में कोई भी यूनेस्को में शामिल नहीं हुआ है स्थल। 107 नंबर प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से डैश रैंक हासिल की है। बिहार ने इसमें जो है कितने रैंक हासिल किया? तो इसमें कोई भी 25, 23, 24, इसमें कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 36 यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सी रैंक हासिल की थी? तो इसमें बिहार के द्वारा बिहार का स्थान तो इसमें था 26वां, बिहार का इसमें 26वां स्थान था, याद रखेंगे। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है 108, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? गंगा जल आपूर्ति जो योजना है इसका उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ये बोधगया बिहार में किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया में इसका उद्घाटन किया गया। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? तो समान वेतन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा ये घोषणा की गई थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की। अगला प्रश्न है 110, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश है। तो इसमें जो है कितना था ये बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शहरीकरण का स्तर है
ये 11.3 से बढ़कर के 15.3 हो चुका है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले जो है 2011 में 11.3 था और अब जो है वर्तमान में ये हो चुका है 11.3 से बढ़कर के 15.3 हो चुका है, 15.3%। अगला प्रश्न है 111। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? युवा 2.0 योजना जो है इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो इसमें 576 मातृभाषाओं के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यह है किरीट पारिक समिति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किरीट पारिक समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है 114। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार शामिल नहीं किया गया? ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ना तो नवी मुंबई है, ना तो सूरत, ना ही भोपाल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है 11 शहरों को शामिल किया गया है पर इसमें सूची में सूरत, भोपाल, नवी मुंबई तीनों को शामिल किया गया है उपयुक्त विकल्पों में। तो इसमें किसी को शामिल नहीं किया गया, तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं ये पूछा है, क्योंकि इनको शामिल किया गया था, याद रखेंगे। मतलब एक तरह से कचरा मुक्त शहर से सम्मानित नहीं किया गया, तो इसमें जो है किसको नहीं किया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इन तीनों को किया गया है, याद रखेंगे। इसमें नहीं किया गया इसलिए इन्हें माइनस किए हैं, लेकिन ये तीनों को किया गया है एक तरह से। अगला प्रश्न है 115। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। 116 नंबर प्रश्न है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ये हिमालयी याक, जो हिमालयी याक होती हैं उनको नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है, हिमालयी याक को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? श्रीनगर में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? परम कामरूप सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो याद रखें गुवाहाटी में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सुखना झील चंडीगढ़, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, डल झील जम्मू कश्मीर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन सुखना झील चंडीगढ़ में किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? किस माह को मनाया जाता है? इसमें जो है याद रखेंगे सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में चुना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत लोगों को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और वर्ष 2022 में भारत सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया था। अगला प्रश्न है 121।
चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेगटियन। मेगटियन इसका नाम है, याद रखिए मेगटियन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था और इसका नाम है माउना लोआ। माउना लोआ ज्वालामुखी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं। ये हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 123 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था? सुहान करुणातिलक, माइकल ओंटार्चे और फिर है प्रदीप मैथ्यू। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, श्रीलंकाई लेखक है सुहान करुणातिलका। इनको उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया। और यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी है। एक मृत युद्ध जो फोटोग्राफर है, इसकी कहानी के बारे में बताता है जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है। 124 नंबर प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसमें अंतरिक्ष और निरंतरता 2022 की थीम थी, अब नहीं पूछी जाएगी। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? इसमें बताना है। तो इसमें जो इसके द्वारा जो है लॉरेंस लीवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की सफलता का दावा किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें पर्मा क्राइसिस, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में इसमें पर्मा क्राइसिस को चुना गया था। अगला प्रश्न है 127, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये स्पेन के साथ मिलकर के, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? निहोंसू के लिए किसने जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो यह है जापान, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान ने भारत में पहली बार निहोंसू जो जापानी साके है, ये मादक पेय पदार्थ को जीआई टैग के लिए आवेदन किया। और निहोंसू जापान में चावल के किण्वन से बना पेय पदार्थ है जिसे लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों, शादियों और अंत्येष्टि जैसे विशेष अवसरों पर सेवन करते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने इक्वेलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जाक्सा, नासा। तो ये जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है और इसके द्वारा इक्वेलस को अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है 130, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? जो टेस्ला के द्वारा लॉन्च हुआ है टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? पेपर, ऑप्टिमिस, एटलस। तो इसका नाम है ऑप्टिमिस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा, ये ह्यूमैनॉइड मिशन रोबोट था ऑप्टिमिस। अगला प्रश्न 131, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, 8 जिलों से लगती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें झारखंड है, ठीक है। तो इसमें सभी जिलों से लगती है। एक तरह से देखा जाए तो किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की भी लगती है और यहाँ पे फिर आपको झारखंड, तो झारखंड से भी लगती है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के 8-8 जिलों से बिहार के राज्य के सीमा बनाते हैं और पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से सीमा बढ़ाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से 8-8 सीमाएं लगती हैं, मतलब 8-8 जिलों से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार 1.5 घंटे से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और कोशिश है कि
आपका जो एग्जाम है बेहतर हो जाए, और उम्मीद है कि ये एग्जाम आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सभी लोग क्लास को में बने रहें और क्लास को अंत तक जरूर करिएगा, और बताइएगा कि क्लास के जो क्वेश्चन थे कैसे लगे। ये 67th बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन है, जीके जीएस के और बिहार स्पेशल के सभी मिक्स क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं। 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्चा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? यह है बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, भागलपुर से मिर्चा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन आपका जो ये आपका यहाँ पे भागलपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये लास्ट में पड़ता है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी रेलवे जोन का अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। 133 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में बताना है तो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। ये कथन एकदम सही है, क्योंकि बिहार में पूरे देश का 95% तक यहाँ पे पायराइट का भंडार बिहार में है अकेले। ठीक है, फिर चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये कथन भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट्स का संचित भंडार बिहार में है और रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में चूना पत्थर और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 134, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? जो फल्गु नदी है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो मोहाना और लीलाजन नदी, मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम में से बहती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहना और निरंजना, इसी को लीलाजन बोलते हैं। मोहना और निरंजना, जिसे लीलाजन भी बोलते हैं, नदी के संगम से बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु का निर्माण होता है, जो एक मौसमी नदी है जिसकी उत्पत्ति छोटापुर नागपुर के पठार से होती है और इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। 135 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? पहली बार चाय बागानों की जो स्थापना है ये ठाकुरगंज में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 136, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम क्या है? किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले इसमें आता है सिवान। जनसंख्या वृद्धि दर का आरोही क्रम तो सबसे कम सिवान है, फिर किशनगंज है, फिर मधेपुरा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों का जो आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है, इसमें सिवान, किशनगंज, मधेपुरा है। और वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% हुई है। ये आपसे डाटा जरूर याद रखेंगे। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% हुई है बिहार की। 137 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसमें कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का सबसे अधिक प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो अटाक की बात करेंगे। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 139। अगला क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1976 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लायन की बात करेंगे, ये 1972 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपके मंडल हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में पूछा जाएगा
इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये एकदम सही है। वैसे तो आपको 15 से 20 या 25 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी, लेकिन औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये भी एकदम सही है। फिर सॉरी, यह सबसे निचली परत है, वायुमंडल का सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसलिए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत आयन मंडल होता है। फिर इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 141, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पैंजिया और पैंथालासा थे। इसमें से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वैगनर का जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, इसके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया नाम दिया गया था। जितने भी स्थलखंड हैं ये सभी आपस में जुड़े हुए थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? पैंजिया नाम दिया गया था। और पैंजिया के चारों ओर महासागर का विस्तार था, जिसे पैंथालासा कहा गया। कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक पैंजिया का विभाजन हुआ एवं इसका एक भाग उत्तर की ओर एवं दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन के फलस्वरूप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। 142 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ये दोनों जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है, जो आर्कटिक क्षेत्र है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव में स्थित है, और अंटार्कटिका महाद्वीप ये आपका दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 143 नंबर प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। इसमें याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य मिलते हैं, याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है, फिर है आपका नागालैंड, मणिपुर, फिर है आपका मिजोरम, और इसी मिजोरम शामिल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 144 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। नमक दलदल मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं, ये बताना है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसमें फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, तो याद रखेंगे इसमें मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है 21 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 145 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? जो कोपेन का वर्गीकरण योजना है इसके अनुसार बताना है। इसमें CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, और कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये भारत की जो क्षेत्रीय सीमा या तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 12 नॉटिकल मील, ये 12 समुद्री मील, इसी को बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से 147 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? कोयले के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं महानदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी।
इसमें याद रखेंगे दामोदर महानदी घाटी में, दामोदर घाटी और सोन नदी घाटी, इन तीनों में कोयले के भंडारों से समृद्ध है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोयला भंडार के संदर्भ में महानदी, दामोदर और सोन तीनों घाटियां समृद्ध हैं, जिसमें दामोदर घाटी में 75% से अधिक कोयला का उत्पादन होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का जो उत्पादन है ये झारखंड से किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। 148 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है, गलत। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, यह भी गलत है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। फिर है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे चीनी उत्पादक में वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से पहला भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, अगर पहले 2022 का क्वेश्चन है, अगर उस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। लेकिन अगर अभी की परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ई होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के रूप में संलिप्त हो गया और वर्तमान में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप में मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। जो ग्रीष्म के मतलब जो गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 150, असम में इसे चाय वर्षा के देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम में इसको चाय वर्षा बोलते हैं, बंगाल में काल वैशाखी बोलते हैं, कर्नाटक में कॉफी वर्षा बोलते हैं और कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहा जाता है इसी को। 150 नंबर क्वेश्चन है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर उम्मीद है आप सब लोग देंगे। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्लास का जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल में 150 नंबर का। और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर आपको प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। और ये जो सभी प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट और सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग जो है इस हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्लास की लिंक्स होती हैं और पीडीएफ्स होती हैं और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं ये सभी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, बता दिया जाता है। एग्जाम से पहले आपका कब एग्जाम होगा सारी डिटेल्स वहां पे शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद जय भारत।